प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे साहब, आपका स्वागत है। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य साहित्यिक गंगा पटल संस्था के फेसबुक लाइव में मैं उपस्थित होकर के हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहा हूं। भाई सुरेंद्र जी ने मुझे बुलाया, उनके प्रति कोटि आभार और होली की अनंत शुभकामनाएं मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूं। और एक मुक्तक रखता हूं और उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि होली पर प्रीत तो हो रही है जवां, कि होली पर प्रीत तो हो रही है जवां, होली पर प्रीत तो हो रही है जवां, चाह मिलने की भी हो रही है जवां, चाह मिलने की भी हो रही है जवां। प्यार अभिसार ने ली है अंगड़ाई अब, के प्यार अभिसार ने ली है अंगड़ाई अब, मार नैनों की भी हो रही है जवां, मार नैनों की भी हो रही है जवां। बहुत चलिए खूबसूरत, अब बहुत। मैं कुछ हास व्यंग्य की तरफ बढ़ूं। दरअसल जो होली का पर्व है वो धार्मिक स्वरूप भी लिया हुआ है, आध्यात्मिक स्वरूप भी है, सामाजिक चेतना भी है, मेल मिलाप की बात भी है, प्रेम सद्भाव और श्रृंगार भी उसके साथ जुड़ा है, और हास्य भी जुड़ा है, मनोविनोद और परिहास भी जुड़ा हुआ है। स्वच्छ हास्य, स्वस्थ मनोरंजन, स्वस्थ छेड़खानी, ये होली में अलाउड रहते हैं। फुहड़ता, अश्लीलता, भौड़ापन और अमर्यादा, गरिमाहीनता, इनको कहीं स्थान नहीं है। तो मैं विशुद्ध हाथ से लिखता हूँ। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर गया हूँ, मंचों पर गया हूँ, जाता हूँ, और यही पसंद करता हूँ, यही पढ़ता हूँ और यही सुनता भी हूँ। और सबसे पहले मैं एक भूमिका के रूप में एक मुक्तक रखूं कि शायर का मजा दाद में ताली में ढूंढिए। भाई कहते हैं कि भाई जब रचनाकार, कवि, लेखक, कलाकार, शायर पेश होता है तो तालियों की जरूरत होती है उसके लिए। अब यहाँ चलिए, आप दिख रहे हैं तो पूरी तालियां आपको ही बजाना है जितनी बजानी है, क्योंकि और श्रोता तो है नहीं। तो मैं कहता हूं कि शायर का मजा दाद में ताली में ढूंढिए। दाद, वाह वाह, दाद खाज खुजली का मतलब नहीं है मेरा, कि शायर का मजा दाद में ताली में ढूंढिए और पौधों से प्यार बाग के माली में ढूंढिए। कि शायर का मजा दाद में ताली में ढूंढिए और पौधों से प्यार बाग के माली में ढूंढिए, और बीवी से झगड़ कर जो गए हैं पीने दारू, यदि ढूंढता है उनको तो फिर नाली में ढूंढिए, नाली में वाह ढूंढिए, वाह, बहुत खूब, नाली में बहुत खूब। ढूंढिए। शायर का मजा दाद में ताली में ढूंढिए और पौधों से प्यार बाग के माली में ढूंढिए, और बीवी से झगड़ कर जो गए हैं पीने दारू, यदि ढूंढता है उनको तो फिर नाली में ढूंढिए, नाली में ढूंढिए, नाली में ढूंढिए, नाली में ढूंढिए। बिल्कुल हकीकत मैंने आपके सामने रख दी और ये बिल्कुल होता भी है। और कहते हैं कि मुखिया के घर बरस के बादल चले गए। बजट, अब उस दिन पता नहीं मैंने क्या सुनाया, याद भी नहीं है, एक दो चीजें रिपीट भी हो बिल्कुल सकती बिल्कुल, हैं, स्वागत है। याद नहीं रहता कि कहाँ क्या सुनाया था, तो हो सकता है उस दिन की रिपीट भी हो जाए। तो देखिए कि मुखिया के घर बरस के बादल चले गए, बजट आया, पैसा आया, सरपंच साहब पूरा डकार गए, और गांव वाले ऐसे ही सूने रह गए, सूखे रह गए। तो मुखिया के घर बरस के बादल चले गए और नेता से डर के भेड़िए जंगल चले गए। कि मुखिया के घर बरस के बादल चले गए और नेता से डर के भेड़िए जंगल चले गए। और जब से सुना उन्होंने कि साहब को एड्स है, और खटिया को छोड़ के सभी खटमल चले गए, खटमल चले गए, खटमल चले गए। कि मुखिया के घर बरस के बादल चले गए और नेता से डर के भेड़िए जंगल चले गए,
और जब से सुना उन्होंने कि साहब को एड्स है और खटिया को छोड़ के सभी खटमल चले गए, खटमल चले बहुत गए, सुंदर, बहुत खटमल सुंदर। चले गए, खटमल चले गए। तो ये देखिए हास्य भी है इसमें, व्यंग्य भी है। जो जी बिल्कुल। भ्रष्टाचार चल रहा है, विसंगतियां चल रही हैं, जो नैतिक पतन, चारित्रिक पतन हुआ है, उसकी भी बात आ जाती है। तो रचना या प्योर हास्य हो सकती है जिसमें कोई विसंगति पर प्रहार नहीं, वो हास्य रचना होती है। जो प्राय घराड़ियों पर, घरवालियों पर, पत्नियों पर सुनाई जाती है, वो तो सिंपल सा हास्य होता है, उसमें विशुद्ध हास्य होता है। लेकिन अगर किसी विसंगति पर भी प्रहार कर दिया जाए साथ में, तो उसमें फिर व्यंग्य भी आ जाता है। और जी नेताओं पर बिल्कुल। जो भी रचनाएं होती हैं, वो व्यंग्य भी होता है उनमें, क्योंकि नेता देश के लिए कैसे बर्बाद कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं। लेकिन नहीं, नेता नेता इतना कोई खास, नेता देश के लिए व्यंग्य ही है, नेता तो देश के लिए व्यंग्य बिल्कुल ही है। देश के लिए अभिशाप हैं। और जी। लोकतंत्र को 1947 के बाद लोकतंत्र की क्या हाल की है उन्होंने, क्या हालत कर दी, हम सब जानते हैं। पूरा लोकतंत्र, पूरी कुर्सी, पूरे चुनाव, ये केवल वोटों के लिए है, सत्ता का समीकरण बस वो लगाते रहते हैं। उसी हिसाब से एजेंडा तय होता है, नीतियां तय होती हैं, और सदनों में उसी हिसाब से समर्थन और विरोध होता है। अगर सत्ता पार्टी कुछ अच्छा कर रही है तो विपक्ष उसका विरोध करेगा ही, चाहे कुछ हो जाए। तो ये स्थितियां होती हैं। तो मैं नेताओं को पसंद तो नहीं करता, क्योंकि नेता ऐसी कोई खास चीज आइटम नहीं होता कि उस पर बड़ी बड़ी कविताएं बर्बाद की जाएं। लेकिन हाँ, जी। मैं कोशिश करता हूं कि 4 लाइनों में नेताओं का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, 4 पंक्तियों में ही नेता की तेरहवीं कर दी जाए और उसकी फाइल बंद कर दी जाए, उसको श्रद्धांजलि दे दी जाए। ये 4 लाइन आप देखिए कि मुखिया के घर बरस, ये तो हो गया, जन कल्याण अधिकारी, जन कल्याण अधिकारी अगर जन कल्याण कर जाए तो अच्छा हो, जन कल्याण अधिकारी। और 4 लाइनों में भी मैंने केवल 2 ही नेता पे लगाई है, 2 जी बिल्कुल। पॉजिटिव भी हैं बिल्कुल, कि जन कल्याण अधिकारी अगर जन कल्याण कर जाए तो अच्छा हो, जन कल्याण अधिकारी अगर जन कल्याण कर जाए तो अच्छा हो, और गरीबों के घर अगर अन्न से भर जाए तो अच्छा हो। बहुत अच्छी तो बात है अच्छा हो। कि जन कल्याण अधिकारी अगर जन कल्याण कर जाए तो अच्छा हो, और गरीबों के घर अगर अन्न से भर जाए तो अच्छा हो। और कल ही एक बड़े नेता के मरने का था समाचार, और 2-4 और इसी तरह से मर जाए तो तो अच्छा अच्छा हो, हो। अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो। देश का भला ऐसा भी जी। हो सकता है, देश जी का भला बिल्कुल ऐसा भी हो बिल्कुल। सकता है, जितने नेता कम देश का भला हुआ। तो मैं अपने ढंग से देश का भला करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरी स्टाइल है देशभक्ति की। और जो मैं जी। मानता हूँ कि कभी जो कलम लिए हुए है वो भी उतना ही बड़ा देशभक्त होता है जितना बॉर्डर पर सैनिक बंदूक लिए हुए जी खड़ा रहता बिल्कुल। है। तो मैं अपन कलम के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, तो ऐसा भी देशभक्ति अपन निभा रहे हैं भाई। अपनी बात कह के देश का भला तो करना ही चाहिए। और जी नेताओं को बिल्कुल तो सभी बिल्कुल। कोसते हैं, और कोसना भी चाहिए। कोसना क्या, उन्हें श्रद्धांजलि देने की बात है, जितनी श्रद्धांजलि दे सको देनी चाहिए। उतना अच्छा। और देखिए, एक मेरी छोटी सी रचना मैंने उस समय लिखी थी, लगभग ये लगभग 20-22 वर्ष पहले, जब मुझे दिल्ली जी। में वरिष्ठ प्रतिभा सम्मान मिला था। तो डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, जो बहुत बड़ी हंसिकाएं लिखने वाली, हास्य व्यंग्य की कवित्री है, पहले कादम्बनी एक पत्रिका छपा करती थी, उसमें हर माह में जी। उनकी हंसिकाएं आया करती थी। उनका निराला अनूठा मौलिक अंदाज था, और हम सब जो रचनाकार थे और पाठक थे, बड़े चाव से उनकी हंसिकाएं पढ़ते थे। तो वो बहुत वरिष्ठ लोग उन्हें जानते हैं, बड़ी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हैं वो, अभी भी हैं, जी नाम है बिल्कुल। उनका। और उनके सामने मुझे 3-4 मिनट मुझे सुनाने को मिले थे, वरिष्ठ प्रतिभा सम्मान उनके हाथ में मिल रहा था। तो तब मैंने ये रचना लिखी थी, उनसे बड़ा आशीर्वाद मिला था, पैर छू के मैंने आशीर्वाद भी लिए थे। तो तब से मेरी ये कविता बड़ी मुझे अच्छी भी लगती है, और जहां भी सुनाई लोगों ने सराहा। देखिए, कम शब्दों में हम कैसे अपनी बात कह सकते हैं, और साहित्य का और साहित्यिक सरोकारों का हम निर्वाह कर सकते हैं, देशभक्ति का निर्वाह कर सकते हैं। कि विजयादशमी पर्व, दशहरा के विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया, और नेताजी के मुख्य आतिथ्य में उन्हीं के कर कमलों से रावण का पुतला जलाया गया। जलाया गया। अब देखिए,
दशहरा पर्व तो हमेशा होता है, रावण का पुतला जलाया जाता है, नेताजी आते हैं समारोह में मुख्य अतिथि बन करके, लेकिन जो राम जी बने हैं वो तीर, जलता हुआ तीर चलाते हैं और फिर रावण का पुतला जलता है। लेकिन मैंने कल्पना कर ली कि नेताजी मुख्य अतिथि बन के भी आए हैं और वही जलता तीर चला करके रावण का पुतला जला रहे हैं। अब यहीं से कविता, यहीं से व्यंग, यहीं से संदेश पेश करता हूं, सुनिएगा कि विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया और नेताजी के मुख्य आतिथ्य में उन्हीं के कर कमलों से रावण का पुतला जलाया गया। कि विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया और नेताजी के मुख्य आतिथ्य में उन्हीं के कर कमलों से रावण का पुतला जलाया गया। ये देखकर रावण की आत्मा धीरे से बुदबुदाई, फुसफुसाई और बोली कि आज का इंसान भी इस तरह से धर्म को अधर्म से मिला रहा है, और क्या जमाना आ गया है कि एक रावण दूसरे को जला रहा है, दूसरे को जला रहा है, दूसरे को जला रहा है, दूसरे को जला रहा है। आतिथ्य में उन्हीं के कर कमलों से रावण का पुतला जलाया गया। ये देखकर रावण की आत्मा धीरे से बुदबुदाई, फुसफुसाई और बोली कि आज का इंसान भी किस तरह से धर्म को अधर्म से मिला रहा है, और क्या जमाना आ गया है, एक रावण दूसरे को जला रहा है, दूसरे को जला रहा है, दूसरे को जला रहा है, दूसरे को जला रहा है। तो ये व्यंग रचना हो सकती है। और देखिए, मेरी एक हास्य कविताओं की किताब आई थी, चौबंद, 100 छड़काएं थी उसमें, 20 साल से ज्यादा हो गए होंगे। और मजेदार बात ये थी कि 300 प्रतियां छपाई थी, लेकिन 150 प्रतियां विमोचन के समय ही जो अधिकारी विमोचन करने आए थे उन्हें अपने विभाग के लिए खरीद ली थी। तो ये बहुत अच्छी बात थी। हालांकि वो किताबें बिकने की बात नहीं है, अब मुझ पर 1 प्रति बची है मेरे पास में, लेकिन वो मेरा हौसला बड़ा था उससे बड़ा, और मेरी उन कविताओं को बड़ा लोगों ने पसंद किया। उसी की कुछ छड़िकाएं आपके सामने रखता हूं कि साक्षरता समारोह में रोचक दृश्य उस समय नजर आया जब सरपंच ने साक्षरता प्रमाण पत्र पर अंगूठा लगाया। साक्षरता समारोह में रोचक दृश्य उस समय नजर आया जब सरपंच ने साक्षरता प्रमाण पत्र पर अंगूठा लगाया, अंगूठा लगाया, अंगूठा लगाया। अच्छा, ये हकीकत हो चुकी है, ये ऐसी हकीकत हो चुकी है। और ये देखिए कि मैंने पुलिस अधिकारी से किया सवाल कि आप चोरी की तफ्तीश में जासूसी कुत्ते क्यों नहीं लगाते हैं। भैया, कोई अगर पुलिस वाला सुन रहा हो तो क्षमा करे, मैं उनके लिए नहीं सुना रहा हूँ, ये उधर लंका की पुलिस के लिए सुना रहा हूँ। मंडला भी नहीं कहूंगा, मुझे मंडला में भी तो रहना है, वो उधर लंका की पुलिस के लिए कह रहा हूँ भैया, कि मैंने पुलिस अधिकारी से किया सवाल। भैया, बच नहीं पड़ता है, जब कहीं मंच पर जाते हैं तो कह देते हैं तो हमने मंडला के लिए सुना रहे हैं, या नहीं, वो लेकिन मंडला के पुलिस वाले ये समझ जाएंगे कि ये कहाँ के पुलिस के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि उनको अपने बारे में पता है। नहीं, वो तो वही बात हुई कि एक बार पुलिस वाले गश्त कर रहे थे, तो उनके बगल से एक लड़का थोड़ा सा बाचाल था, तो वो गुजरा तो धीरे से वो बोल दिया, साले चोर कहीं के। तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, साले बोले पुलिस वालों को चोर कहता है? अरे बोले, हम पुलिस वालों के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम तो ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कह रहे हैं। बोले हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? हम नहीं जानते हैं क्या कि तुम किसके लिए कह रहे हो, चोर कौन है, चोर कौन है? हम तो वो खुद जान रहे थे कि हमें के लिए कहा गया है, क्योंकि भी जानते हैं कि चोर है, इसलिए उन्हीं को कहा गया है। तो ये बात भी होती है, पकड़ लिया, नहीं तुम तो हमारे लिए कह रहे हो, अरे और पीडब्ल्यूडी वाले कहाँ के चोर होते हैं, हम ही को कह रहे हो तुम तो, तो खैर, तो वही बात हो जाती है ना, है? अरे वो एक बार हुआ अपने यहाँ, बिल क्लिंटन आए, हकीकत है, वो दिल्ली में राजघाट गए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए महात्मा गांधी को। तो उनके साथ अमेरिका से कुत्ते आए थे, वो जासूसी कुत्ते, सुरक्षा के लिए। इंडिया पे उन्हें भरोसा नहीं था, तो वो कि ये पता नहीं सुरक्षा में चूक ना हो जाए कहीं, तो वो वहां कुत्ते वहां से आए थे। तो कहा गया, क्या भैया अपने यहाँ के जो कुत्ते हैं उन पे भरोसा नहीं था लगता है इन्हें, अपने यहाँ के जो कुत्ते हैं, मतलब कौन सुरक्षा यहाँ करता है,
कौन विभाग करता है? तो मतलब देखो, अमेरिका से कुत्ते आए, यहाँ के खाकी कुत्तों पे भरोसा नहीं था उन्हें, लगता है ना, यहाँ के कुत्तों पे भरोसा नहीं था उन्हें, यहाँ के कुत्तों को भी पसंद है, जानते थे कि यहाँ के कुत्ते क्या गड़बड़ कर सकते हैं, कैसे लापरवाही कर सकते हैं। खैर, तो मैंने पुलिस अधिकारी से किया सवाल कि आप चोरी की तफ्तीश में जासूसी कुत्ते क्यों नहीं लगाते हैं। मैंने पुलिस अधिकारी से किया सवाल कि आप चोरी की तफ्तीश में जासूसी कुत्ते क्यों नहीं लगाते हैं। तो वे बोले कि हम चोरी की तफ्तीश में जासूसी कुत्ते इसलिए नहीं लगाते हैं और क्योंकि कुत्ते बड़े बदमाश हैं और एक घटना स्थल सूंघ के सीधे पुलिस थाने में घुस जाते हैं, इसीलिए हम चोरी की तफ्तीश में जासूसी कुत्ते नहीं लगाते, इसलिए हम चोरी की तफ्तीश में जासूसी कुत्ते नहीं लगाते हैं। तो अब सही बात वो खुद ही बता दिए, है ना। तो ये बात होती है। और एक और देखिए, ऑब्जर्वेशन की बात है, और उसको समझ लिया तो आनंद आ गया, नहीं समझा तो वो चुटकुला चढ़िका बेकार हो गई। कि पुलिस अधिकारी के बंगले पर कुत्ते से सावधान था लिखा। पुलिस अधिकारी के बंगले पर कुत्ते से सावधान था लिखा, पर आश्चर्य, मुझे वहां पुलिस अधिकारी के सिवा और कोई नहीं देखा, और कोई नहीं देखा, और कोई नहीं देखा, और कोई नहीं देखा, और कोई नहीं देखा। पुलिस अधिकारी के बंगले पर कुत्ते से सावधान था लिखा, पर आश्चर्य, मुझे वहां पुलिस अधिकारी के सिवा और कोई ही पंक्ति में पूरी कविता हो गई। कोई नहीं देखा, बस हो गई। अब उन्हें लिख दिया, अब आप भैया सावधान रहो, आप जानो आपका काम जाने, है ना। देखिए, मस्ती वाली जब बातें हम करते हैं, अब चूंकि हास्य व्यंग ही शुरू हो गया तो वही ज्यादा ठीक लगेगा। अब गंभीर पढ़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जब गंभीर होता है तो गंभीर। देखिए क्या हुआ, एक दिन मैंने जोश में आकर कहा, पर उस दिन पत्नी ने कदापि नहीं सहा। वैसे वो बात को सह लेती थी, लेकिन उस दिन नहीं सुनी मेरी बात, अकड़ गई और जवाब देने लग गई। तो क्या वही मैं किस्सा बयान कर रहा हूं कि एक दिन मैंने जोश में आकर कहा, पर उस दिन पत्नी ने कदापि नहीं सहा। मैं बोला कि मैं अपनी कविताओं से एक दिन लोगों का भाग जगा दूंगा, आग लगा दूंगा, सुर बदल दूंगा, साज बदल दूंगा, तख्त बदल दूंगा, ताज बदल दूंगा, अंदाज बदल दूंगा और राज बदल दूंगा। जोश आ गया, कवियों को घर में बहुत जोश आता रहता है, भली बात नहीं। एक दिन मैंने, और मैं बताऊं बिल्कुल विडंबना, हकीकत कि हर कवि मानता है कि उसकी कविताएं बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं, कोई कम नहीं समझता अपने को। ना उसमें कथ्य होगा, ना छंद होगा, ना शिल्प होगा, ना बिंब होगा, ना प्रवाह होगा, ना मुक्त छंद होगा, कुछ नहीं होगा, ना भाव होगा, फिर भी वो हर कवि मानता है कि वो बड़ा महान कवि हो गया है। इसीलिए मैं भले ही 50 सालों से लिख रहा हूं, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं देता, क्योंकि वो हमें ज्ञान देने लग जाएंगे जरा में। तो भाई आज और पटलों पर जैसे ही उन्हें सम्मान पत्र मिला, वे काव्य भूषण, काव्य रत्न, काव्य हीरा और क्या क्या, काव्य आलोक और क्या क्या बन जाते हैं, और वो डिजिटल सम्मान पत्र लेके घूमने लगते हैं और मान लेते हैं कि अब उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, अब तो वो ऊंचाई पर पहुंच गए। जब भारत रत्न मिल ही गया तो अब क्या करना कुछ काम करके। तो ये विडंबना है। और हकीकत ये है कि चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत हो या अन्य कला हो, आपको शायद जानकारी दिव्यांजलि जी ने दी हो या अभी आपको जानकारी भी ना हो, मैं कराओ की म्यूजिक पर बराबर गाने भी गाता हूँ, और पिछले 50 सालों से मैं गाने को भी साधने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे संगीत नहीं सीखा, लेकिन सुन सुन करके मुकेश, रफी, किशोर, हेमंत कुमार वगैरह के गाने कॉपी करता हूँ, मतलब बिल्कुल सुरीला ताल पकड़ता हूँ, और उनकी आवाज और अंदाज को भी मैं लेता हूँ। कभी आप कार्यक्रम रख सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रीम यार्ड पर नहीं आता। उसमें स्ट्रीम यार्ड पर जो कराओ के म्यूजिक से गाते हैं तो आवाज म्यूजिक बिगड़ जाता है, वो केवल फेसबुक लाइव में सही आता है। हाँ, वो आता है। दिव्यांजलि वर्मा जी के यहाँ तो कम 10-15 हो चुके होंगे। 15 का 26 जनवरी है तो देशभक्ति के, कभी हास्य के, कभी फिल्मी भजन, कभी होली का कार्यक्रम भी 2 दिन उनके पहले उनके पटल पे हुआ था, इत्यादि। तो मैं मानता हूं कि हाँ, लेकिन ये सारी जो विधाएं हैं, भले ही साहित्य में 50 साल हो गए, गाते हुए हो गए, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं भी बिल्कुल प्रारंभिक हूं इन चीजों में। क्यों कि कला साहित्य का तो अथाह समुद्र है,
जिसने अपने को श्रेष्ठ मान लिया वो समझ लीजिए पतन की तरफ आ गया, क्योंकि फिर वो और बढ़ना आगे बंद इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो सीखना बंद कर देगा। वो तो मान जी लेगा सही कि है। हम तो चरम पर पहुंच गए, दूसरों के सिखाने लग जाएगा। तो इतिहास में भी मैं 42 साल से महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतिहास में भी मैं अपने को विद्यार्थी मानता हूं। मेरे अंडर में बहुत सारे बच्चे पीएचडी कर चुके हैं, कर रहे हैं, लेकिन वहां भी मैं अपने को विद्यार्थी मानता हूं। क्यों? कि ज्ञान तो अनंत है, निरंतर नया नया आता रहता है। तो मैं अगर जी पढ़ता हूं, बिल्कुल। पढ़ूंगा नहीं तो कैसे मेरा ज्ञान जो है नया अपडेट नॉलेज कैसे आएगी? तो उसके जी लिए सही है। मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा तो मैं भी तो विद्यार्थी हो गया ना। जी बिल्कुल। तो विद्यार्थी हूँ, इधर अक्षर साधक हूँ, उधर कला साधक हूँ। ये बातें और जो ये मानता है उसको आगे कुछ मिलता है, अन्यथा तो फिर बिल्कुल स्वयंभू नहीं भारत नहीं, रत्न बहुत बन सही के बात बैठ जाए बोली तो आपने। कोई दिक्कत नहीं। भारत रत्न बन के बहुत सारे मित्र बैठे हुए। तो चलिए कि एक दिन मैंने जोश में आकर कहा, पर उस दिन पत्नी ने कदापि नहीं सहा। मैं बोला कि मैं अपनी कविताओं से एक दिन लोगों का भाग जगा दूंगा, आग लगा दूंगा, सुर बदल दूंगा, साज बदल दूंगा, तख्त बदल दूंगा, ताज बदल दूंगा, अंदाज बदल दूंगा और राज बदल दूंगा। इस पर पत्नी चिल्लाई, इस पर पत्नी चिल्लाई कि मुंह चिल्लाना बंद कर, बहुत चिल्ला रहा है कि ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, ये बदल दूंगा। अरे पहले बाथरूम जाकर थोड़ा पानी तो बदन पर मल ले, और 4 दिन से एक ही चड्डी पहने पड़ा है, पहले उसको तो बदल ले, पहले उसको तो बदल ले, पहले उसको तो बदल बहुत ले, बहुत पहले उसको तो बदल ले, पहले उसको तो बदल ले। तो ये शुद्ध हास्य है, आनंद है, मनोरंजन है। इस तरह से भी हास्य के अंदाज सामने आ सकते हैं। और मैंने जी कल कुछ होली के रंग में समझिए भंग पीकर, मतलब ये सांकेतिक बात कर रहा हूँ, भंग पीना तो सांकेतिक है। मैं तो साहित्य की और कला की भंग पीता हूँ, आनंद लेता हूँ। तो मैंने तरंग में आकर के और कुछ मुक्तक लिखे, और बिल्कुल फ्री जी स्टाइल होकर लिखे। और ये बिल्कुल भूल गया कि मैं प्रोफेसर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, सब भूल गया। तो उसी मस्ती में मैंने वो अपनी छड़िका है, अपने मुक्तक लिखे हैं, उसी मस्ती में सुना रहा हूँ। और आप भी उसी मस्ती में सुनिए, ये मत सोचिए जी कि ये बिल्कुल। सीनियर हैं, उम्र दराज नहीं, है, होली या प्राचार्य होली का हैं, या रंग ही ऐसा प्राध्यापक है हैं। कि नहीं, तो आनंद आएगा, आपको आनंद आएगा, केवल मस्ती के जी स्वागत। होली के रंग में भंग को पी लिया, के होली के रंग में भंग को पी लिया, बंधु कुछ देर को जीवन ही जी लिया, बंधु कुछ देर को जीवन ही जी लिया। मुझको अपनी पड़ोसन, आप नशे में आ गए सुरूर में, के मुझको अपनी पड़ोसन घराड़ी लगी, घरवाली हरियाणा में कहते हैं ना, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी हम्म। घरवाली को घराड़ी में, एक दिन घराड़ी से घर बोल लियो, घराड़ी से बोल लियो बहुत कहते हैं। तो वहीं से मुझे वो शब्द अच्छा लगा, मैंने लिया कि होली के रंग में भंग को पी लिया, बंधु कुछ देर को जीवन ही जी लिया। मुझको अपनी पड़ोसन घराड़ी लगी, कि मुझको अपनी पड़ोसन घराड़ी लगी, तो भी डर के मैंने, पत्नी का डर तो अभी तब भी है, कि तो भी डर के मैंने होठ को सी लिया, तो भी डर के मैंने होठ को सी लिया। अब वो चूंकि अब वो घराड़ी सी लगी, तो अब घराड़ी का डर वहां पे भी आ गया। भले वो पड़ोसन घराड़ी लगी, लेकिन घराड़ी के नाम पे ही जो भूत है, तो भी डर के मैंने होठ को सी लिया, कि साली की चाह में, जीजाओं की तरफ से सुना रहा हूं, कि साली जी की चाह में मैं दीवाना हुआ। जीजा बड़े दीवाने हो जाते हैं, और विशेष रूप जी से होली पे, कि साली की चाह में मैं दीवाना हुआ, उम्र जैसे बड़ी मैं सयाना हुआ। उल्टा होता है, कहते हैं ना कि जी वो है ना कि बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए लेकिन वो गुलंटिया लगाना नहीं छोड़ता है ना। और जी वो बिल्कुल। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता, कौन कहता है
कि बुढ़ापे में मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता और आम तब तक मीठा नहीं होता जब तक के जब तक पिलपिला नहीं पिलपिल होता, पिलपिला नहीं होता, पिलपिला नहीं होता। तो बस वही बात है कि साली पे हमें, मुझे लगा कि मैंने जवानी फालतू में बर्बाद कर दी कि साली की चाह में मैं दीवाना हुआ, उम्र जैसे बड़ी मैं सयाना हुआ, पहले मुझको जमाना घराड़ी लगे, लगता था यही मेरी पूरी जिंदगी है कि पहले मुझको जमाना घराड़ी लगे, अब तो साली में सारा जमाना हुआ, अब तो साली में सारा जमाना हुआ, अब तो बहुत साली खूबसूरत। में सारा जमाना हुआ। अच्छा, जिनके साली नहीं होती हैं सलाजों पे ही लाइन मारने लगती है ना। चलिए, तो एक अंदाज और। अच्छा, हकीकत ये है कि मेरी सालियां नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है अरे वाह, सलाजों, तो लेकिन आप मैंने नीति वो, लिख रहे हैं आप। हाँ, लेकिन वो, हाँ, लेकिन लिख रहा हूँ एक अलग अंदाज। सलाजों पे कोई नहीं लिखता, अच्छा, सालियों पे सब लिखते हैं। मैंने थोड़ा सोचने का रेंज और बढ़ा दिया अपना, है ना, वाह। और रेंज अपना बढ़ा दिया। अब अगर मस्ती करना है तो और फैलो ना, है ना, जी कि बिल्कुल बिल्कुल। सलहजों पर भी लाइन में हूं मारता, कि सलहजों पर भी लाइन में हूं मारता, सलहजों पर भी लाइन हूं मैं मारता, उनकी सुंदरता पर नैन नित वारता, उनकी सुंदरता पर नैन नित वारता, वृद्धावस्था में आकर बना मैं चतुर। आप समझ में आई ये बात के जवानी बर्बाद कर दी जिंदगी, के वृद्धावस्था में आकर बना मैं चतुर, इसलिए नार हर पर में दिल हारता, इसलिए नार हर पर में दिल हारता, इसलिए नार हर पर में दिल हारता। बहुत तो ये खूबसूरत, कल ही बहुत लिखी थी ये झड़िकाएं, तो आज खूबसूरत। पेश कर दी। अब देखिए, मस्ती के तो बहुत सारे आयाम हैं। जी बिल्कुल। और अब वही है कि वो साली बोली जीजा से कि जीजा जीजा मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। तो जीजा बोले कि मिठाई भी खिलाऊंगा और पिक्चर भी दिखाऊंगा, थोड़ा और पास हो जाओ, थोड़ा और पास हो जाओ, थोड़ा जी बहुत और खूब। पास हो जाओ, थोड़ा और पास हो जाओ। तो ये बात भी सामने आ जाती है कि शब्दों का हेर फेर करके और आनंद और मस्ती आ जाता है, आ जाती है। अच्छा, मैं एक अलग अंदाज की, पता नहीं उस दिन मैंने सुनाई कि नहीं सुनाई, ससुराल वाली जी सुनाई थी, स्वागत मैं है। ससुराल ज्यादा नहीं जाता हूँ, सुनाई थी, सुनाई जी थी नहीं, जी शायद। नहीं, स्वागत है। नहीं नहीं, नहीं नहीं सुनाई थी। सुनाई ससुराल वाली, कि मैं ज्यादा जी नहीं, ससुराल क्यों नहीं जाता हूँ, सुनाई थी, नहीं सुनाई, नहीं सुनाई सुनाई ना है ये, आपने, नहीं सुनाई, नहीं सुनाई थी। नहीं सुना। अच्छा चलिए, गोवर्धन पूजा की सुनाई थी क्या? गोवर्धन पूजा की सुनाई थी। हाँ, तो फिर ये सुनाता हूँ, चलिए। अ, जी स्वागत। अ, मैं ससुराल ज्यादा नहीं जाता हूँ, और सबसे कहता हूँ कि ज्यादा जाने नहीं चाहिए, और ना जी के बराबर जाने चाहिए। हकीकत ये है कि मैं पहले ससुराल ज्यादा जाता था, फिर मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, कुछ वहां पर जी हादसा गुजर गया, तो फिर मैंने ससुराल ज्यादा जाना बंद कर दिया। और मैं सब साथियों से भी कहूंगा, भैया ससुराल ज्यादा नहीं जाने चाहिए। और मजे की बात है, मेरी ससुराल लोकल में है, लेकिन मैं नहीं जाता, बहुत कम, ना के बराबर जाता हूँ। तो क्यों, चलिए ये आपके सामने मैं अपनी आप बीती रखता हूँ, वो हादसा आपके सामने पेश करता हूँ कि क्यों मैं नहीं ज्यादा जाता और क्यों नहीं जाना चाहिए। कि जब जी स्वागत। मैं पहली बार ससुराल आया, अब देखिए, कि जब मैं पहली बार ससुराल आया तो मैंने विदाई में रेमंड का एक सूट पाया। जब मैं पहली बार ससुराल आया, शान के साथ, बड़ा रेमंड का सूट। जब मैं पहली बार ससुराल आया तो मैंने विदाई में रेमंड का एक सूट पाया। पर दूसरी बार मेरा कलेजा हिला, पर दूसरी बार मेरा कलेजा हिला, क्योंकि गिफ्ट में केवल एक पैंट शर्ट ही मिला। पर दूसरी बार मेरा कलेजा हिला, क्योंकि गिफ्ट में केवल एक
पैंट शर्ट ही मिला, और तीसरी बार तो था सब कुछ वीरान, और तीसरी बार तो था सब कुछ वीरान, और गिफ्ट पैक में रखा हुआ मिला केवल एक चड्डी बनियान। और तीसरी बार तो था सब कुछ वीरान, क्योंकि गिफ्ट के रूप में मिला केवल एक चड्डी बनियान। और चौथी बार तो था और भी बुरा हाल, विदाई के समय पकड़ा दिया पन्नी में लिपटा हुआ एक रूमाल। और इसीलिए अगर मैं पांचवी बार भी ससुराल जाने, चौथी बार तो था और भी बुरा हाल, क्योंकि विदाई के समय पकड़ा दिया पन्नी में रखा एक ऑर्डिनरी रूमाल। और इसीलिए अब चाहूंगा ध्यान, और इसीलिए अगर मैं पांचवी बार भी ससुराल जाने की हिम्मत जुटाता, तो तय है कि फिर मैं वहां से बाबा रामदेव की तरह लंगोटी में ही घर वापिस आता, 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 लंगोटी में ही घर वापिस आता। तो ये आज के लिए मेरी हास्य कविताएं थे, वो तो अनलिमिटेड होती रहेंगी, अगली बार के लिए फिर मैं रखूंगा। ठीक है, अब कुछ और पटलों पर जरा कविताएं भी पढ़ना है, तो अब मैं आज के लिए समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है जी, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एक मुक्तक, हाँ एक मुक्तक मैं सुना दे रहा हूँ, और वो मुक्तक संदेश वाला मुक्तक है। अब मैं फिर से प्रोफेसर प्रिंसिपल के रूप में लौटता हूँ, हास्य कवि का मुखौटा उतारता हूँ कि मैं कहूंगा कि साथ अपने अपने हिस्से की धूप लेकर चलो, व्यक्तित्व निर्माण करने का, जीवन निर्माण करने का, क्योंकि होली जो है ना, वो धर्म, आध्यात्म, पवित्रता का त्योहार है, सामाजिक चेतना, समरसता, प्रेम, व्यवहार, अपनत्व का, सद्भाव का त्योहार है, मन के अवसाद को धोने का है, मन की बुराइयों को जलाने का वो त्योहार है, मन की कलुषता को धोने का वो पर्व है, जो मन का रूखापन है, मन की जो शुष्कता है, मन की जो विकृति है, उसको हटा करके उसको प्रेम और अपनेपन से रंगने का त्योहार है, प्रेम की गुलाल लगाने का त्योहार है, महिलाओं का सम्मान करने का त्योहार है। हाँ, मनोरंजन करिए, अपने आनंद से हास परिहास करिए, मनोविनोद करिए, लेकिन फूहड़ता, उच्छृंखलता, अश्लीलता कदापि नहीं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि साथ अपने अपने हिस्से की धूप लेकर चलो, ईश्वर ने सबको दिया है, आपको केवल हासिल करना है। अंधेरे से बाहर निकलेंगे धूप मिलेगी, अंधेरे में घुसे रहेंगे कमरे में नहीं मिलेगी धूप। के साथ अपने अपने हिस्से की धूप लेकर चलो, और चमकना चाहते हो तो साथ अपने सूरज का रूप लेकर चलो, और बांटना चाहते हो रोशनी, यदि इस जहान में तुम शरद तो जलो, मगर साथ अपने दीपक का रूप लेकर जलो, 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 दीपक का रूप लेकर जलो। तो इन्हीं पंक्तियों और शब्दों के साथ में मैं आज की अपनी प्रस्तुति समाप्त करूंगा। आपने भाई सुरेंद्र जी बुलाया, सत्य साहित्यिक गंगा पटल को मैं नमन करता हूँ। पटल के और समृद्ध होने, उसकी श्री वृद्धि की मैं कामना करता हूँ, और आपको भी बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, आप छोटे हैं मुझसे, कि धूप बनकर फैल जाओ। आपके लिए कहूंगा कि धूप बनकर फैल जाओ, और चांदनी बनकर जियो, और घुप अंधेरा छा न जाए, रोशनी बनकर जियो, रोशनी बनकर जियो, रोशनी बनकर जियो। तो फिर धन्यवाद।